ओके सो वेलकम बैक। आज हमारी सेकंड क्लास है सर्किट ब्रेकर के हवाले से। आज हम देखेंगे कि नेम प्लेट डाटा क्या होता है सर्किट ब्रेकर का, और जो सर्किट ब्रेकर जिसकी हम नेम प्लेट को देखेंगे वो 500 केवी सब स्टेशन के अंदर यूज़ होने वाला सर्किट ब्रेकर है। और नेम प्लेट की बात की जाए तो ये वो इसके ऊपर जो डाटा लिखा होता है ये वो डाटा होता है जो मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के अंदर जब सर्किट ब्रेकर को बनाता है तो उन वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ के ऊपर सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करता है ये वो वैल्यूज़ नेम प्लेट डाटा के ऊपर लिखी होती हैं। ये नॉर्मली आईईसी स्टैंडर्ड की तरफ से ये वैल्यूज़ दी गई होती हैं जिनके ऊपर सर्किट ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्योंकि डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि ये जब फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट को क्लियर करवा सके। तो इसका मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर हमेशा फॉल्टी कंडीशन में ऑपरेट होना होता है, और फॉल्ट जब आता है तो ज़ाहिर है उस टाइम पे हमारे सिस्टम के ऊपर हैवी वोल्टेजेस और करंट फ्लो कर रहे होते हैं, और सर्किट ब्रेकर को इन वोल्टेजेस और करंट वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करना होता है। तो इसलिए ये वैल्यूज़ हमारी रेटेड वैल्यूज़ से ज़्यादा होती हैं। और अगर डिस्कस करें रेटेड वैल्यू की, रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट की वैल्यूज़, तो जैसा कि देखें नॉर्मल वैल्यूज़ और रेटेड वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होता है ये जानने की ज़रूरत है। नॉर्मल वैल्यूज़ वो होती हैं जो सिस्टम के ऊपर नॉर्मली चल रही होती हैं, यानी कि 500 केवी की अगर बात की जाए तो 500 केवी जो है वो नॉर्मल वोल्टेजेस होंगे, और उस टाइम पे जो और इन वोल्टेजेस के ऊपर जो सर्किट ब्रेकर लगा होता है वो नॉर्मली 550 केवी रेटिंग का लगा होता है। तो वो जो 550 केवी रेटिंग होगी वो उसकी रेटेड वोल्टेज होगी, यानी कि हम रेटेड वोल्टेजेस की बात करें यहाँ पे तो 550 केवी वैल्यू का सर्किट ब्रेकर लगा होता है। अगर आप 500 केवी में जाके देखेंगे तो इस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें नॉर्मली तो चलें 500 केवी हमारे सिस्टम में फ़्लो हो रहा होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी कर रहा होता है। कभी 510 कभी 520 केवी तक हमारी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो इसलिए वोल्टेज लेवल हमेशा 500 की बजाय 550 केवी रखा जाता है। और अगर करंट की बात की जाए तो ये 4000 एम्पेयर होता है 500 केवी में जो सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। रेटेड करंट 4000 एम्पेयर जो होता है ये नॉर्मल, इसको ये नॉर्मली डील कर रहा होता है, यानी इसके लिए ये एक नॉर्मल करंट होता है। अगर इतना करंट आ भी जाए तो ये उसको ईजिली ओपन या क्लोज करवा सकता है। अगर रेटेड फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो रेटेड फ्रीक्वेंसी क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है, जो कि नॉर्मली 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ होती है, हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। तो ये इतनी इस फ्रीक्वेंसी को ये रेटेड फ्रीक्वेंसी कंसीडर करता है, यानी ये इसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी 500 केवी सर्किट ब्रेकर के लिए। अगर हम रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट की बात करें, देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट नॉर्मली फेस टू फेस भी होता है, फेस टू ग्राउंड होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो हमारे सिस्टम में हैवी करंट फ्लो कर रहा होता है, और इस टाइम पे अगर आप देखें तो वो लिख रहा है ब्रेकिंग करंट, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट हमारे सिस्टम पे फ्लो कर रहा है तो उस टाइम पे ज़ाहिर है हमने सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है या ब्रेक करवाना है। ब्रेकिंग का मतलब यही है कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है। तो शॉर्ट सर्किट रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट जो है ये 62 किलो एम्पेयर तक होता है, ठीक है। तो देखें जो रेटेड वैल्यू है करंट की वो 4000 एम्पेयर है, जबकि शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट जो है वो 62 किलो एम्पेयर तक, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये करंट एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है तो इसलिए इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि ये इसको ऑपरेट करवा सके और सिस्टम को, जो सिस्टम नॉर्मल सिस्टम है उससे फॉल्टी पोर्शन को क्लियर करवा सके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट क्योंकि एक कम इंटरवल के लिए आ रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, इनका इम्पैक्ट हाई होता है लेकिन ड्यूरेशन कम होता है। तो ये 3 सेकंड के लिए इसको इस वैल्यू पे आके 3 सेकंड के लिए टेस्ट किया जाता है, ताकि अगर इतने हैवी एम्पेयर हमारे सिस्टम के ऊपर आ भी जाएँ तो भी 3 सेकंड के लिए ये उसको बेयर कर सके। देखें जब भी फॉल्ट आता है तो रिलेज उसको मिली सेकेंड के अंदर सेंस भी करती हैं और फॉल्ट को क्लियर भी करवाती हैं, लेकिन फिर भी ये सेकंड के अंदर इसको लेके आएँ ताकि अगर हमारा प्राइमरी जो हमारी प्रोटेक्शन है वो काम नहीं भी करती तो सेकेंडरी करे, सेकेंडरी क्या भी नहीं करती तो फिर अदर एंड से जो हमारी प्रोटेक्शन होती हैं वो काम करें। फिर भी मैक्सिमम करंट इसको दिया गया, मैक्सिमम टाइम इसको दिया गया है।
डीसी कंपोनेंट क्या होता है, देखें जब भी शॉर्ट सर्किट आता है सिस्टम पे तो उसमें दो तरह के करंट फ्लो कर सकते हैं। प्योर एसी करंट भी फ्लो कर सकता है और उसमें डीसी कंपोनेंट भी हो सकता है। जब हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट आएंगे, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएंगे तो वहाँ उसमें प्योर एसी करंट फ्लो कर रहा होगा। जब एसिमेट्रिकल फॉल्ट आएंगे तो उस टाइम पे एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों होते हैं। और इस जो सर्किट ब्रेकर को हम देख रहे हैं इसमें 50% तक डीसी कंपोनेंट आ भी जाता है तो भी ये उसको ऑपरेट करवा सकता है। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें जब भी सर्किट ब्रेकर को फॉल्टी कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करवाते हैं तो 3 पोल होते हैं, क्योंकि 3 फेज़ सिस्टम होता है तो ऐसा नहीं होता कि तीनों फेज़ एक ही लम्हे में ओपन हो। क्योंकि जब भी हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होते हैं, आप इस चीज़ की मिसाल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि ये एक साइन वेव है। क्योंकि 3 फेज़ में 3 फेज़ होते हैं और हर फेज़ एक फेज़ से दूसरा फेज़ जो होता है 120 फेज़ शिफ्ट से फ्लो कर रहा होता है। यानी अगर एक फेज़ यहाँ पे है तो दूसरा फेज़ कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तीसरा फिर यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। जो इनके अंदर 120 का फेज़ डिफरेंस है उसकी वजह से जो सबसे पहला जो फेज़ है जब ये ज़ीरो हुआ, देखें करंट जो आर्क है वो कब ख़त्म होती है, आर्क ख़त्म होती है जब हमारा करंट ज़ीरो होता है। तो इन 3 फेज़ सिस्टम के अंदर जिस फेज़ का साइन वेव पहले ज़ीरो को इस पॉइंट को टच करेगी, जाहिर है उसने पहले ओपन होना है। जिसकी आर्क पहले ख़त्म हुई उसी ने पहले ओपन हो जाना है। तो इस टाइम पे अगर हम सपोज कर लें जो ये हमारा फेज़ है ये पहले ज़ीरो हो रहा है और ये वाला सेकंड नंबर पे हो रहा है और ये जो है ये थर्ड नंबर पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये ओपन होगा, फिर सेकंड वाला ये ओपन होगा और फिर थर्ड वाला ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह जैसे जोन सा फेज़ पहले ऑपरेट हो रहा है, पहले ओपन हो रहा है तो उसके ऊपर पावर फ्रिक्वेंसी रिकवरी वोल्टेजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये नॉर्मली जो है 1.3 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 550 केवी के साथ, जो भी जवाब आएगा उतने वोल्टेज उस पोल के अगेंस्ट आ रहे होंगे जो सबसे पहले क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे रेटेड आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट। रेटेड आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट क्या होता है? ये वो करंट होता है जो जब हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज हो रहा होता है, यानी कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करवा रहा होता है और सिंक्रोनाइजिंग अभी हो रही होती है और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो उसके ऊपर जो करंट अपेयर होते हैं उसको कहते हैं रेटेड आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट। और ये 15.8 किलो एम्पेयर इसकी वैल्यू होती है, जो कि नॉर्मली 25% ऑफ द हमारा जो रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट होता है, यानी कि 62 नहीं 63 किलो एम्पेयर होगा। 63 किलो एम्पेयर का 25% निकालेंगे तो 15.8 किलो एम्पेयर आएगा। ये है रेटेड आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट, यानी कि जो सिंक्रोनाइजिंग अभी हो रही है और सर्किट ब्रेकर उस टाइम पे जब ओपन होता है तो उसके कॉन्टेक्ट्स के अक्रॉस इतने किलो एम्पेयर करंट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ओपन साइकिल क्या होता है सर्किट ब्रेकर्स का। नॉर्मली जब हमारे सिस्टम पे कोई भी फॉल्ट आता है तो आपने नोट किया होगा कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं। यानी अगर हमारे घरों में भी हम देखें तो जब आंधी या तूफ़ान आता है तो बिजली अचानक चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बिजली आती है, फिर चली जाती है, और इस तरह से 2 से 3 दफ़ा हमारे पास जो बिजली के थोड़े टाइम के लिए बिजली आती है और फिर चली जाती है। और फिर ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिजली चली जाती है और जब फॉल्ट क्लियर होता है तो तब जाके बिजली आती है। तो सेम यही सिस्टम होता है हमारे 500 केवी सिस्टम हो या 220 केवी सिस्टम के जो सब स्टेशन होते हैं उनमें भी ये OCO साइकिल होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑटो रिक्लोजर लगे होते हैं। जैसे ही फॉल्ट आया तो सबसे पहले हमारे सर्किट ब्रेकर ओपन होता है और उसके बाद ये 3 सेकंड के बाद दोबारा क्लोज़ होता है। 3 सेकंड के बाद ये क्लोज़ हुआ। क्लोज़ होने के बाद अगर हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये क्लोज़ ही रहेगा। लेकिन अगर फॉल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन ये है कि ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये ओपन हुआ तो उसके बाद ये 180 सेकंड यानी 3 मिनट तक दोबारा ये वेट करेगा।
उसके बाद फिर ये एक दफ़ा क्लोज़ होगा। ठीक है, अगर तो फॉल्ट क्लियर हो चुका है तो ये क्लोज़ ही रहेगा, लेकिन अगर फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये ओपन हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे ये परमानेंटली ओपन हो जाएगा। यानी जब तक अब इसको हम मैनुअली इसको हम क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक ये क्लोज़ नहीं होगा। तो ये जो है ये ओसियो साइकिल भी इसको कहते हैं। ये हमारे सिस्टम के अंदर इसकी बाकायदा रिलेज़ के थ्रू इसकी हम टाइमिंग सेट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम हो रहा होता है। लेकिन जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये लॉक हो जाता है। जब ये लॉक हो जाता है यानी इस टाइम पे जब ये ओपन होता है तो ये लॉक हो जाता है। जब ये लॉक हो गया तो उसके बाद हम इसको मैनुअली जब तक क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये क्लोज़ नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये आपको 500 kVO या 220 kVO सर्किट ब्रेकर उसकी जो नेम प्लेट होगी उस पर ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ओके, तो अब हम देखेंगे रेटेड शॉर्ट टाइम पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेजेस को। ये नॉर्मली हम सर्किट ब्रेकर के इंसुलेशन लेवल को चेक करने के लिए इन वोल्टेजेस पे हम लेबॉर्ट्री के अंदर सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करते हैं। ये 620 kV वोल्टेजेस होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। नॉर्मली ये वोल्टेजेस तब अपेयर होते हैं जब लाइन चार्जिंग होती है, यानी फ्रेंटी इफेक्ट होता है सिस्टम के ऊपर, या फेस टू ग्राउंड फॉल्ट आते हैं तो उस टाइम पे पावर फ्रीक्वेंसी यानी वो वोल्टेजेस जिनके अंदर पावर फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 50 हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज पावर फ्रीक्वेंसी पे जाके 620 kV पे जाके एंड देन इसको टेस्ट किया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर की इंसुलेशन को चेक करने के लिए यूज़ होती है। लाइटिंग इम्पल्स बेस्ड स्टैंड वोल्टेजेस क्या होते हैं? जब सिस्टम पे लाइटिंग आती है यानी लाइटिंग स्ट्राइक करती है तो उस टाइम पे जो वोल्टेजेस आती हैं दैट इज़ 1550 kV वोल्टेज। इस लेवल तक के वोल्टेज हमारे सिस्टम पे आ सकते हैं लाइटिंग की वजह से। तो लेबॉर्ट्री के अंदर हम फिर सर्किट ब्रेकर को 1550 kV लेवल पे जाके टेस्ट करते हैं। और उसके बाद है रेटेड स्विचिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज। स्विचिंग इम्पल्स कब आती हैं? जब हम ट्रांसमिशन लाइंस को ओपन या क्लोज़ करते हैं या फिर हम अपने ट्रांसफार्मर को सिस्टम के साथ इन या आउट करवाते हैं तो उस टाइम पे जो स्विचेस आती हैं और उनकी वजह से जो वोल्टेजेस पैदा होते हैं वो वोल्टेज होते हैं 1150 kV नॉर्मली। तो इस वोल्टेज लेवल पे जाके हम सर्किट ब्रेकर को लेबॉर्ट्री के अंदर चेक करते हैं। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो M2 और C2 क्लास है। M2 क्लास क्या है? ये मैकेनिकल एंड्योरेंस क्लास होती है, यानी कि जब सर्किट ब्रेकर को नो लोड पे लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया जाता है, इसके ऑपरेशन करवाए जाते हैं नॉर्मली 10,000 टाइम इसको ओपन और क्लोज करवाया जाता है सर्किट ब्रेकर को। और जिस सर्किट ब्रेकर को 10,000 टाइम ओपन क्लोज करवाया जाता है उसको जो क्लास दी जाती है दैट इज़ M2 क्लास। C2 क्लास क्या है? C2 क्लास वो होती है जब हमारे सिस्टम के ऊपर कैपेसिटिव करंट आ रहा होता है, यानी लाइन चार्जिंग की वजह से या कैपेसिटर बैंक की वजह से, तो उसकी वजह से रीस्ट्राइकिंग करंट पैदा होता है। रीस्ट्राइकिंग करंट को जो सर्किट ब्रेकर बेयर कर सकते हैं तो उनको C2 क्लास दी जाती है। और उसके अलावा गैस प्रेशर लिखा होता है नेम प्लेट के ऊपर, तो गैस प्रेशर नॉर्मली जो है 6 बार तक होता है और उसके स्टेजेस बताई जाती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी प्रेशर अगर कम हो जाए तो अलार्म 1 और अलार्म 2 लिखा होता है। इस तरह ऑयल प्रेशर भी लिखा होता है। अगर हमारे सर्किट ब्रेकर हाइड्रोलिक सिस्टम पे चल रहे हैं तो ऑयल का प्रेशर लिखा होगा और सर्किट ब्रेकर का वेट लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेम प्लेट के ऊपर लिखी होती हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे लाइन चार्जिंग करंट को। लाइन चार्जिंग करंट क्या होता है? जब ट्रांसमिशन लाइंस, ओवरहेड लाइंस जो होती हैं उनको सिस्टम के साथ इन किया जाता है या आउट करवाया जाता है, यानी कि जब लाइन को एनर्जाइज या डी एनर्जाइज करवाया जाता है तो उस टाइम पे लाइन के ऊपर कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से लाइन चार्जिंग करंट पैदा होता है। और ये जो लाइन चार्जिंग करंट होता है ये 500 एम्पेयर तक का हो सकता है। ठीक है, जब हमने सिस्टम के साथ लाइन को आउट करवाया तो उस टाइम पे 500 एम्पेयर तक का जो लाइन चार्जिंग करंट है वो सर्किट ब्रेकर को बेयर करना पड़ सकता है। रेटेड केबल चार्जिंग ब्रेकिंग करंट क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि ग्रिड स्टेशन के अंदर अंडरग्राउंड केबल्स हम बिछाते हैं जो कि पावर
केबल्स भी होती हैं, और वैसे भी अंडरग्राउंड केबल के थ्रू हम पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं सम टाइम। तो वो जो केबल्स हैं जब उसको हम एनर्जाइज या डी एनर्जाइज करवाते हैं, या यूँ समझ लें कि जब उसके साथ हम लोड को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करवाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो केबल है ये चार्ज हो जाती है, और इस टाइम पे इसके ऊपर भी 500 एम्पेयर तक का जो करंट है वो आ सकता है। और सर्किट ब्रेकर को जब हम ओपन या क्लोज करवाते हैं तो इतने एम्पेयर्स इसके ऊपर आ रहे होते हैं। रेटेड बैक टू बैक कैपेसिटर बैंक ब्रेकिंग करंट है। बैक टू बैक और सिंगल कैपेसिटर बैंक जो है, कैपेसिटर बैंक क्यों यूज़ होते हैं, ये नॉर्मली हमारे सबस्टेशन के अंदर यूज़ हो रहते हैं, पावर फैक्टर की करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और ये सिंगल कैपेसिटर बैंक भी हो सकते हैं और बैक टू बैक कैपेसिटर बैंक भी लगे हुए हो सकते हैं। जब इसको हम सिस्टम से आउट करवाने लगते हैं कैपेसिटर बैंक को, तो ज़ाहिर है हमने सर्किट ब्रेकर को ओपन करवाना होता है, तो उस टाइम पे जो करंट इसके सर्किट ब्रेकर पे आ रहा होता है, इसके जो कैपेसिटिव इम्पैक्ट की वजह से या कैपेसिटिव करंट की वजह से वो 400 एम्पेयर तक का करंट होता है। ठीक है, और अगर हम सिंगल कैपेसिटर बैंक की बात करें तो उस टाइम जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे तो 400 एम्पेयर करंट इस पे भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वो करंट है जिसको हमारे सर्किट ब्रेकर को बेयर करना होता है। उसके बाद है रेटेड बैक टू बैक कैपेसिटर बैंक इन रश मेकिंग करंट। इन रश करंट कब आता है, जब हम सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाते हैं, यानी हम कैपेसिटर बैंक को क्लोज करवा रहे होते हैं, सिस्टम के साथ इन करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इन रश करंट पैदा होता है। इन रश करंट बेसिकली अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में भी इन रश करंट तब पैदा होता है जब इसको सिस्टम के साथ इन किया जाता है, और जो इसकी एनर्जाइजेशन के लिए यूज़ होता है करंट इनिशियली, क्योंकि ये डी एनर्जाइज होता है, तो इसको एनर्जाइज करवाने के लिए जो हाई करंट फ्लो होता है तो वो इन रश करंट होता है। सेम टू सेम कैपेसिटर बैंक को भी जब हम सिस्टम के साथ इन करेंगे तो इन रश करंट यहाँ से फ्लो करेगा, दैट इज़ 20 किलो एम्पेयर। काफ़ी हाई करंट होता है ये। और अगर बैक टू बैक कैपेसिटर बैंक हो या सिंगल कैपेसिटर बैंक हो, दोनों के अंदर 20 किलो एम्पेयर तक का करंट जो है इन रश करंट पैदा होगा, जिसको हमारे सर्किट ब्रेकर ने बेयर करना होता है। उतने करंट पे जो मैन्युफैक्चरर होता है उसने इसको टेस्ट करना होता है। और उसके बाद है रेटेड ओपनिंग टाइम और रेटेड क्लोजिंग टाइम। ये सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। सर्किट ब्रेकर नॉर्मली 20 मिली सेकेंड के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, और नॉर्मली जो इसकी क्लोजिंग टाइम है वो थोड़ी से ज़्यादा होती है, 40 मिली सेकेंड भी होती है सम टाइम, या फिर 60 मिली सेकेंड तक का टाइम होता है जिस टाइम पे इसने क्लोज़ होना होता है।